नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है गुड मॉर्निंग जी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। संसद में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बावजूद किसान आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन की आगे की रणनीति पर बैठक करेंगे। एमएसपी कानून पर कमेटी बनाने के लिए पिछले दिनों सरकार की ओर से अनौपचारिक रूप से किसान संगठनों से 5 नाम मांगे गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सरकार की तरफ से एमएसपी पर लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है। आज की बैठक में किसान सभी लंबित मांगों और केंद्र सरकार के रुख पर विस्तार से चर्चा करेंगे और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। और इससे पहले शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई किसानों की बैठक पर मांगे नहीं माने जाने पर सहमति नहीं बन पाई। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि मुआवजा, नौकरियां, केस वापसी और स्मृति स्थल को लेकर बात हुई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। के बाद कुल रिजल्ट ये आया है कि सहमति नहीं बन पाई किसी भी मुद्दे पे। कुल मिला के ये है कि सहमति नहीं बन पाई है और अगला जो फैसला होगा वो कल एसकेएम की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों और भर्ती घोटाला को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरते नजर आए। हुड्डा ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी है, परचून की दुकान की तरह नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है। हुड्डा के सवाल कि इस मामले में सीबीआई या हाईकोर्ट के जज से जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हुड्डा ने कहा कि जब तीनों कृषि कानूनों को वापस कर दिया गया है तो किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस हो जाने चाहिए। हुड्डा ने कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया। वहीं अशोक तंवर के टीएमसी में शामिल होने के सवाल पर हुड्डा ने चुप्पी साध ली। भाई बीजेपी जेजेपी सरकार जब से बनी है, नौकरियां जो हैं, जितना परचून की दुकान में सामान बिकता है ना, ऐसे नौकरियां बेची गई हैं। और पहले एसएस जो कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन को सस्पेंड किया गया। अब ये रंगे हाथ इतना पैसा पकड़ा गया कि ORM सीट बिल्कुल खाली मिली। तो ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता और इसी वास्ते हमने कहा ये हाईकोर्ट के जज द्वारा, सिटिंग जज द्वारा इंक्वायरी कराई जाए। जब कानून वापस हो गए तो केस भी सारे वापस होने चाहिए। तो केस बनाए गए कि उन कानूनों के खिलाफ विरोध करते हुए तो कानून वो बना तो केस बना। अशोक तंवर टीएमसी में चले गए। एमएसपी का सवाल है। एमएसपी का सवाल है। वो जब मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था जब भी मैंने रिकमेंड किया था। भर्ती घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस की तरफ से एचपीएससी दफ्तर के घेराव को लेकर कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन के लिए 7 दिसंबर तारीख तय की गई है। उससे पहले यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम बीच में कैसे आ गया नहीं पता। ये शिष्टाचार के मुताबिक नहीं है। यूथ कांग्रेस पार्टी की सहयोगी विंग है दरअसल, लेकिन उसका कार्यक्रम पार्टी से पहले होना गलत है। शमशेर गोगी ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता डरने में किसी को डर नहीं लगता तो कर सकता है। उसमें जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जो छोटी मोटी कमी थी उसके ऊपर नोटिस दिया गया और फाइनल रिपोर्ट जो है अगली मीटिंग में आएगी और फिर उसके बाद ही जो भी फैसला होगा वो होगा। चीज़ें ऐसी थी कि जिसको उन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ था तो उसकी क्लैरिटी मांगी है। क्या कुछ सिक्योरिटी के किसी अधिकारियों के नाम सबके सामने आ गए, लेकिन उसमें ऐसे अब पहले बोलना ठीक नहीं है। फैसला होने दो, कमेटी के अंदर की बात है। और हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने उम्मीद जताई है कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल से एक बार फिर गठबंधन हो सकता है। और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा दबदबा देखने को मिलेगा। रणजीत चौटाला ने कहा कि सियासत में फैसले कच्ची पेंसिल की लकीरों की तरह होते हैं जो मिट जाते हैं। बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला मनोहर सरकार में बिजली मंत्री हैं और रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक भी हैं। चौटाला परिवार का सदस्य होने के नाते उनके बादल परिवार से करीबी संबंध रहे हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर गोवा में 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हेवी इंडस्ट्रीज के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा गोवा पहुंच चुके हैं। बैठक में देश भर के परिवहन मंत्री शामिल होने वाले हैं। गोवा में होने वाली इस बैठक में ई वाहनों के संचालन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। विश्व दिव्यांग दिवस पर हरियाणा सरकार ने अंबाला में दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास किया। देश के पहले आजीवन देखभाल गृह में दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी और इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल्स और सहायक उपकरण वितरित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं भी की। नेत्रहीन क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिया जाएगा। हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए अलग कॉर्नर बनाया जाएगा। पानीपत के दिव्यांग स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगों की समस्याओं के निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर दिव्यांगों के कल्याण की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं अंबाला में कार्यक्रम में मौजूद रहे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अंबाला छावनी के सेक्टर 34 में 5 एकड़ जमीन पर 31 करोड़ 7 लाख की लागत से दिव्यांगों को सुविधा देने के लिए देश का पहला आजीवन देखभाल गृह बनने जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांग लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। नमस्कार सर, यादव साहब कभी मैं यहाँ इस कार्यक्रम में जो सहयोग और सहायता उनकी किसी भी दिव्यांगता के शिकार हैं ऐसे लोगों को एक आभास कराना कि वो भी आम आदमी की तरह और अपना जीवन यापन करें, उसके लिए एक आत्मविश्वास उनका सबका बढ़ना चाहिए। तो जैसे आज हम देखते हैं कि हमने वेबसाइट का जो लॉन्च किया है, इस वेबसाइट के लॉन्चिंग में एक प्रकार से सब सूचनाएं अपने इन बंधुओं को मिल जाए और किसी प्रकार की कोई शिकायत उनको करनी है वो मिल जाए, वो उनकी हो जाए। आज जो ये भवन इसका निर्माण किया गया है, 5 एकड़ की भूमि पर ये भवन बनेगा और लगभग 31 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत इस पर आएगी। 100 व्यक्तियों का इसमें रहने सहने का और ये प्रबंध किया गया है। 31.7 करोड़ रुपए की लागत से 39 कमरों वाला और 100 बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए का उम्र विश्राम गृह का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। दिल्ली एनसीआर में बेलगाम हो चुके प्रदूषण को लेकर कोर्ट बार बार सख्ती दिखा रहा है। कोर्ट की सख्ती के बाद हुई सरकारें भी अब हरकत में नजर आई हैं और कई अहम फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में बेलगाम वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। दिल्ली सरकार को इस मामले पर लगातार कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा सरकार भी कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अलर्ट मोड में है। मनोहर सरकार ने भी वायु प्रदूषण की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। इन 4 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत शामिल है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ ही डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। हालांकि उद्योगों को सुचारू रूप से काम जारी रखने के लिए पर्याप्त बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में बेलगाम प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। केंद्र ने इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य रखे गए हैं। इसकी जानकारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दी। हलफनामे में बताया गया कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के आदेश को देखते हुए केंद्र ने 5 सदस्यीय इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय टास्क फोर्स को सजा देने और प्रदूषण फैलाने से रोकने की कानूनी शक्तियां दी गई है।
इसके तहत 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं जो प्रदूषण फैलाने से रोकने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही उड़न दस्तों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। बता दें कि हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकथाम में नाकाम रहने पर जमकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार भी हरकत में नजर आ रही है। वहीं हरियाणा सरकार भी कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए मुस्तैद नजर आ रही है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के बाद उन्हें खोल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन अभी पॉल्यूशन कंट्रोल में आ नहीं रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सरकार ने एक बार फिर स्कूल्स बंद करने का फैसला लिया, लेकिन गुरुग्राम में अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। उनका यह कहना है कि स्कूल बंद करने की बजाय सरकार धरातल पर काम करे। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। आज गुड़गांव का 291 इंडेक्स है एयर पोल्यूशन का। जब इतना इंडेक्स नीचे आ चुका है आज का इंडेक्स, और आज ही निर्णय लिया जा रहा है कि स्कूलों को बंद किया जाए, तो इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि गुड़गांव का इससे इंडेक्स नीचे आना भी नहीं है किसी भी तरह से। तो जब इतना इंडेक्स हमेशा ही रहता है गुड़गांव का, तो फिर किस प्रकार का निर्णय कि स्कूलों को बंद किया जाए। 2 साल से बच्चों का जितना पढ़ाई का लॉस हुआ है आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। ये जो बच्चे नर्सरी LKG में जिनका एडमिशन होना था, उन बच्चों ने तो 2-2, 3-3 क्लासें पास कर लिए और उनको ये नहीं पता कि अभी तक स्कूल का मुख किस तरफ है। सरकार को बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा के हिसार जिला के गांव किशनगढ़ में हुए विकास पर केंद्र सरकार ने मुहर लगाई। दरअसल गांव के विकास की कहानी को केंद्र ने सांझी प्लेटफॉर्म पर जगह दी है और खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम सुविधाओं से लैस किशनगढ़ गांव को इस मकाम तक पहुंचाने का श्रेय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के ग्रामीण विकास के सबका मॉडल को दिया जाता है। सबका साथ सबका विकास के नारे को हिसार के आदमपुर इलाके में धरातल पर उतारा गया है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में अव्वल। गांव की सक्सेस स्टोरी को केंद्र सरकार ने सांझी प्लेटफॉर्म में जगह दी है। ये गांव राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सबका का हिस्सा है। दरअसल सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सांसद आदर्श योजना के तहत जिला के 5 गांवों को गोद लिया है, जिनमें S से सदलपुर, A से आदमपुर, B से खारा बरवाला, K से किशनगढ़ और A से आदमपुर मंडी शामिल है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सबका सोच और प्रयासों का परिणाम है कि आज किशनगढ़ में ग्राम स्वराज का सपना साकार हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से सराहना मिलने पर ग्रामीण भी खासे उत्साहित है। जी, पहले तो बधाई हो हमारे गाँव वासियों को जो इतने बड़े सिस्टम में हमारा नाम आया है। दूसरा, सहयोग करने के लिए सुभाष चंद्रा जी का और उनके फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं हम। मेरे गांव में जैसे पंचायती भूमि पे पौधारोपण का कार्य करवाया हो, गांव में सड़कों का निर्माण हो और अभी पंचायत घर का निर्माण है। अच्छा काम किया जी उन्होंने, जो हमारे यहाँ में इसमें छपेगा नाम तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ गांव में अच्छा पार्क बना रखा है उन्होंने और कई अच्छे काम किए हैं, जो ऐसे कि ये ग्राम सचिवालय बनवा दिया नया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मैगजीन में जो हमारा गांव का नाम आया है, ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है और ये सब कुछ संभव माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी वजह से संभव हो पाया है। गांव में पार्क, सामुदायिक पंचायत घर, जिम समेत खेल, नर्सरी और कृषि विकास के कार्य करवाए गए हैं। किसानों की आमदन दोगुनी करने की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। खेल सुविधाओं की बदौलत गांव का युवा देश प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। और इस जिम का क्या फायदा है, किसने खुलवाया था? मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ और ये बहुत ही मेरे लिए लाभदायक है। 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा शरीर बहुत बढ़िया रहता है। लगभग 2 साल हो गई। फायदा कितना है जिम का? फायदा तो बहुत है। हम 1 घंटा रहते हैं यहाँ पर
किसानों के इन्होंने यहाँ बागवानी लगवाई है, जैविक खेती भी करवा रहे हैं और उनकी टीम समय समय पर जब जब जरूरत पड़ती है किसानों से अपना संपर्क बनाए रखती है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जब भी हिसार आते हैं तो गोद लिए आदर्श गांवों का दौरा करना नहीं भूलते। इस बार तो उन्होंने अपना 71वां जन्मदिन भी ग्रामीणों के बीच मनाया। ग्रामीण भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सबका विकास की सोच और प्रेरणादायी प्रयासों की खूब तारीफ कर रहे हैं। आज से पहले इतना विकास कभी नहीं हुआ इस गांव में और अभी हर गांव घर की आगे गलियां नालियां सब चीज बहुत बढ़िया हैं और खेतों में किसानों के साथ भी मिलकर वो काम कर रहे हैं, जैविक पे हो बागवानी पे हो। आज से पहले मुझे कभी भी बागवानी की कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पड़ोस से उठकर वो भी दिल्ली बॉम्बे जैसे गए तो लोगों का आज सिस्टम बना के हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। सुभाष चंद्रा जी के साथ तो नहीं, पीछे तो उनके जरूर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके हम भी कुछ करें। तो उनके फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं, आगे भी उनका सहयोग चाहते हैं। तो बहुत अच्छा काम किया उनका, हमें बहुत धन्यवाद करते हैं। वो ये आगे भी उन्होंने कहेंगे भी प्रयास करें हमारे गाँव को और बढ़िया काम किया जी उन्होंने। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के जरिए समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत की मजबूती और स्वरोजगार पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेधावी छात्राओं को 10 से 15 हजार की स्कॉलरशिप दी जा रही है। किसानों को स्किल ट्रेनिंग करवाई जा रही है। वहीं महिला सशक्तिकरण की खातिर किचन गार्डन और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को बॉक्सिंग और एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। किसानों को फायदेमंद दाम दिलाने के लिए किसान उत्पादक कंपनी बनाई गई है। इस तरह से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सबका के जरिए ग्रामीण विकास का अनूठा मॉडल देश के सामने रखा है। हिसार से रोहित कुमार, जी मीडिया। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कई राज्यों की कला का संगम देखने को मिल रहा है और सभी कलाकार अपने राज्य की कला का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। और अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने कहा कि बेशक कोरोना काल का समय चल रहा हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी कला को ऑनलाइन माध्यम के जरिए जारी रखा। पंजाब के लोक कलाकार जिंदवा ने खूब वाहवाही बटोरी। राजस्थान के अंगीघेर नृत्य की तरह हिमाचल प्रदेश के गद्दी नाटी के कलाकारों ने भी अपनी खास प्रस्तुतियां दी।